Hello everyone, welcome to all aboard. This will be the part 3 of our RBI circulars related to February 2025. So we'll be covering rest of the circular जो हमारे रह गए थे, plus we'll be having a quick discussion around all the circulars from the February month. So this particular session is going to be very important for you guys. And if you want to download इस session का PDF, so you can do it by downloading the All Aboard application. और आप काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज भी हमारी वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो. सो ये सारे नोटिफिकेशंस हैं हमारे जो अभी पेंडिंग रह चुके थे, राइट. लास्ट टाइम में ये सारे पेंडिंग रह चुके थे, तो एक एक करके विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरी वन. फर्स्ट वन इज रिव्यू ऑफ एंड रैशनलाइजेशन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स यूसीबीज. तो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स को रिव्यू किया गया था, रैशनलाइज किया गया था. उनके बारे में हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. डिस्कशन चालू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, राइट. दे आर ऑपरेटिंग इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री, प्राइमरली सर्विंग दी स्मॉल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडिविजुअल्स, राइट. तो छोटे बिजनेसमैन, छोटे एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स को सर्व कर रहे होते हैं. अर्बन या सेमी अर्बन एरिया के अंदर ये होते हैं. नो डाउट दे आर अगेन रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही, राइट. इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही यहाँ पे रेगुलेट करता है. आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं. तो यहाँ पे आरबीआई ने नोटिफिकेशन इशू किया था 24 फरवरी को, जहां पे कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए हैं उनको चेंज कर दिया गया था, रिवाइज कर दिया गया था. सो स्मॉल वैल्यू लोन्स की जो डेफिनेशन थी, एक तो उसके अंदर चेंज आया है. Small value loans are now loans exceeding 25 lakh or 0.4% of tier 1 capital whichever is higher. तो 25 लाख या फिर 0.4% of the tier 1 capital of that particular urban cooperative bank whichever is higher. और एक एब्सोल्यूट सीलिंग लिमिट भी दे दी थी 3 करोड़ पर बोरोवर की, राइट. 3 करोड़ पर बोरोवर की. चेंज क्या आया था बेसिकली? सो अर्लियर ये डेफिनेशन कुछ और हुआ करती थी, राइट. यहाँ पे 25 लाख तो था लेकिन 0.2% था, अभी उसको हटा के 0.4% कर दिया है. और जो मैक्सिमम 1 करोड़ का लिमिट था उसको क्या कर दिया है, अभी 3 करोड़ पर बोरोवर कर दिया है. तो ये लिमिट्स आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए. दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है. UCBs must ensure that at least 50% of their aggregate loans and advances are comprised of small value loan. UCBs को ये इंश्योर जरूर करना है कि उनका जो टोटल एग्रीगेट लोन है उसका कम से कम 50% किस में होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू लोन्स के अंदर होना चाहिए बाय 31 मार्च 2026. इस पर्टिकुलर डेट से पहले क्या होना चाहिए, आप अपने कम से कम 50% लोन जो है वो स्मॉल वैल्यू लोन्स बना लो. आगे आता है रियल एस्टेट एक्सपोजर नॉर्म्स, राइट. तो यहां पे रियल एस्टेट के अंदर कितना एक्सपोजर हो सकता है यूसीबी का. एग्रीगेट लोन एक्सपोजर लिमिट्स, अगर रेजिडेंशियल मॉर्गेज है, राइट. एक्सपोजर टू हाउसिंग लोन्स कितना हो सकता है फॉर इंडिविजुअल्स इज कैप्ड एट 25% ऑफ द यूसीबीज टोटल लोन्स एंड एडवांसेस. तो 25% का यहां पे कैप लगाया गया है. वैसे ही अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो एक्सपोजर होगा वो लिमिटेड टू 5% ऑफ द टोटल लोन होगा. तो ये 25% हो गया आपका रेजिडेंशियल मॉर्गेज, और रियल एस्टेट वाला आपका 5% यहां पे हो चुका है, राइट. सो सर्कुलर के अंदर भी हम सेम चीज देख सकते हैं. एग्रीगेट हाउसिंग एंड रियल एस्टेट लिमिट्स के अंदर आपका रेजिडेंशियल मॉर्गेज जो है दैट इज 25% ऑफ द टोटल लोन्स एंड एडवांसेस, और aggregate exposure into real estate sector excluding the housing loans to individuals shall be 5% of its total loans and advances. ये 5% का एक्सपोजर यहाँ पे गिवन है. सो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखनी होगी. इंडिविजुअल हाउसिंग लोन, तो वो जो लिमिट थी वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की नहीं थी. इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की यहाँ पे लिमिट आपके सामने गिवन है. सो टीयर 1 यूसीबी अप टू 60 लाख पर ड्वेलिंग यूनिट मतलब एक हाउस की बात हो रही है. यहाँ पे टीयर 2 के अंदर 1.4 करोड़ हो जाता है, टीयर 3 में 2 करोड़ हो जाता है, और टीयर 4 में 3 करोड़ हो जाता है, राइट. सर्कुलर के अंदर भी आप सेम चीज यहाँ पे देख सकते होंगे.
extended glide path. So the timeline for UCB is to provide for valuation differential on SR मतलब security receipts held against the assets transferred to asset reconstruction company has been extended by 2 years now. तो यहाँ पे 2 साल का एक्सटेंशन हो गया है. अब कब खत्म हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर 27-28 के अंदर ये खत्म होने वाला है. कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इस सर्कुलर के अंदर आई नहीं समझ में आई हो तो पहली टीयर 1 कैपिटल, ये बैंक की कोर कैपिटल होती है. किसी भी बैंक की कोर कैपिटल होती है वो टीयर 1 कैपिटल होती है. इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए, वो सब आते हैं. बेसिकली दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटल, इसलिए इसको कोर कैपिटल बोलते हैं. दिस सर्व्स एज अ फाइनेंशियल क्वेश्चन अगेंस्ट दी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस. अगर बैंक को कोई अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो गए तो ये पर्टिकुलर टीयर 1 कैपिटल वो लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के कैपेबल होती है. सिक्योरिटी रिसीट्स अगली टर्मिनोलॉजी आती है. आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा व्हाट इज सिक्योरिटी रिसीट्स, बिकॉज हमने इसको काफी बार लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है. सिक्योरिटी रिसीट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द ARC मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसने किसी पर्टिकुलर बैंक का बैड लोन या NPA लोन खरीदा होता है. ये पैसा कहां से लाती है? इन्वेस्टर्स से लाती है. तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर ने ARC में पैसा डाला, ARC ने इन्वेस्टर को क्या दे दिया? सिक्योरिटी रिसीट्स दे दी और बैंक के NPS को बाय कर लिया. तो इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द ARC टू बैंक्स एज अ पार्ट ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस representing an undivided right or title or interest in the acquired financial asset. तो ये उस NPA की बात हो रही है. बेसिकली ये होते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स. आगे चलते हैं, आगे समझते हैं रिव्यू ऑफ रिस्क वेट ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन. माइक्रो फाइनेंस लोन के अंदर रिस्क वेट के अंदर रिव्यू की बात चल रही है. तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे पहले रिस्क वेट का रिवीजन हुआ था, राइट. रिस्क वेट का रिवीजन हुआ था, वो रिवीजन वापस रोल बैक कर दिया था 25 फरवरी को, उसको वापस हटा दिया गया था, राइट. सो आरबीआई ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया था 25 फरवरी को, रिवाइजिंग द रिस्क वेट एसोसिएटेड विद माइक्रो फाइनेंस लोन्स टू बेटर अलाइन विद द रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट विद द रिस्क प्रोफाइल. तो ये सभी पे एप्लीकेबल है. ऑल कमर्शियल बैंक्स, SFBs आ गए, लोकल एरिया बैंक आ गए, रीजनल रूरल बैंक आ गए, एक्सक्लूडिंग द पेमेंट्स बैंक, राइट. एक्सक्लूडिंग द पेमेंट्स बैंक, वो तो लोन दे ही नहीं सकते. कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक बट एक्सक्लूडिंग RRBs एंड LABs मतलब लोकल एरिया बैंक. तो यहां पे सिर्फ कमर्शियल बैंक की बात करी थी. सो माइक्रो फाइनेंस लोन एज कंज्यूमर क्रेडिट, प्रीवियसली क्या किया था? इसको बढ़ा के रिस्क वेट 125% कर दिया था. नाउ माइक्रो फाइनेंस लोन्स आर क्लासिफाइड एज कंज्यूमर क्रेडिट, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस हायर रिस्क वेट. अभी कितना अट्रैक्ट करेंगे? तो 100% वो अट्रैक्ट करने वाले हैं, राइट. तो आरबीआई ने इसको रिव्यू किया और 100% पे ही सही रखना सही समझा, राइट. क्योंकि अर्लियर भी 100% थे, बीच में इनका रिस्क वेट बढ़ा दिया गया था. आरबीआई को वापस लगा रिव्यू करने पे कि 100% पे ही ठीक है, इतना रिस्क वेट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. रिस्क वेट फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन, तो यहां पे कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं हम, राइट. सो माइक्रो फाइनेंस लोन डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. अगर वो कंज्यूमर क्रेडिट की कैटेगरी में नहीं फॉल हो रहे हैं तो वो रिस्क वेट 75% का अट्रैक्ट करेंगे. कंज्यूमर क्रेडिट के लिए 100, नॉन कंज्यूमर क्रेडिट के लिए 75%. रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक, यहां हम सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे थे दोनों ही केसेस में. अगर रीजनल रूरल बैंक और LAB की बात करूं यानी कि लोकल एरिया बैंक की, ऑल द माइक्रो फाइनेंस लोन्स आर सब्जेक्ट टू अ रिस्क वेट ऑफ 100%. अगर कोई माइक्रो फाइनेंस लोन एक्सटेंड हुआ है बाय RRB या फिर LAB तो उनका रिस्क वेट 100% यहां पर रहने वाला है. ओके आगे चलते हैं. एक्सपोजर ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू NBFCs. यहां हम अभी माइक्रो फाइनेंस लोन की बात कर रहे थे. लास्ट सर्कुलर जो आपका था दैट वाज रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस लोन, राइट. उसके रिस्क वेट की बात कर रहे थे. अभी हम किसके रिस्क वेट की बात करने वाले हैं? तो NBFCs के रिस्क वेट की हम बात करने वाले हैं. आपको बताना चाहूंगा NBFC के रिस्क वेट में भी चेंज आया था, उससे काफ़ी टफ हो गया था NBFC के लिए भी लोन रेस करना. तो उनने सब आसपास के वेज एक्सप्लोर किए थे रादर देन गेटिंग लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, राइट.
इसको भी अगेन रिवाइज किया गया है क्योंकि इससे काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे थे लिक्विडिटी के एनबीएफसीज के अंदर, राइट। सो प्रीवियसली आरबीआई हैज इंक्रीज्ड रिस्क वेट, पहले आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ा दिया था एनबीएफसीज को जो एक्सपोजर देते हैं बैंक्स। अगर कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, एनबीएफसी को लोन दे रहा है तो उसका रिस्क वेट 25% पॉइंट से बढ़ा दिया गया था, राइट। अभी उसको वापस स्टेबलाइज यहां पे कर दिया है, रिस्टोर टू द ओरिजिनल रिस्क वेट। तो ये सर्कुलर को वापस रिवाइज कर दिया गया और अब जो आप लोन देते हो वो पुरानी रेट पे ही देते हो, राइट। वो इंक्रीमेंट एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होता है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले इंक्रीज किया गया था पर यहाँ पे वापस से उसको अभी 100 कर दिया गया है। जिन लोगों को नहीं पता रिस्क वेट क्या होता है और उसका क्या इंपैक्ट आता है तो समझना बात को, जब आप रिस्क वेट बढ़ा देते हो, राइट, रिस्क वेट बढ़ा देते हो तो उससे थोड़ा बैंक के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है ऐसी हाई रिस्क वेट वाले लोगों को लोन देना। सो परसेंटेज असाइन टू असेट, इसको बोलते हैं रिस्क वेटेड असेट्स। अभी बैंक लोन दे रहा है किसी को, लेट सपोज मैं एक बैंक हूं और मैं एनबीएफसी को लोन दे रहा हूं तो दैट इज एन असेट फॉर मी। उसमें कितना रिस्क का एलिमेंट होने वाला है, कितना रिस्क का वेट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क वेटेड असेट्स, राइट। अगर ज्यादा रिस्क है तो यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो दैट्स अ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ बैंक रिफ्लेक्टिंग द असेट का रिस्क लेवल। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना हायर रिस्क वेट उसको लगेगा, उतना ज्यादा बैंक को यहां पे कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अवॉइड पोटेंशियल लॉसेस। आप लोगों को बताना चाहूंगा CRAR रेशो का फॉर्मूला होता है कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स। जितना ज्यादा रिस्क वेट होगा, जितना ज्यादा आपका डिनोमिनेटर होगा, उतना ही कम आपका CRAR आने वाला है। पार्डन फॉर माई बैड हैंडराइटिंग, आज मेरा स्टाइलस पेन खराब हो रहा है तो मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे लिख रहा हूं, राइट। इट विल बी फिक्स्ड फ्रॉम माई नेक्स्ट सेशन। सो CRAR उतना ही कम आने वाला है, जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उतना ही CRAR यानी कि कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो कम आने वाला है। मतलब बैंक को ज्यादा कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, इसीलिए ये रिस्क वेट्स को यहाँ पे कम किया गया है ताकि एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन देना कहीं लेस लुक्रेटिव या कहीं लेस प्रॉब्लमैटिक ना हो जाए फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ओके। ये वाला पर्टिकुलर जो आपका सर्कुलर आया, नोटिफिकेशन आया है अल कायदा सैंक्शन लिस्ट से रिलेटेड, आई डोंट थिंक आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, ओके। अगला आता है रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस फॉर मार्च 2025। देखो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है, अप्रैल में चालू होता है, मार्च में क्लोज होता है। तो मार्च के अंदर जब क्लोज होता है और अगला फाइनेंशियल ईयर वापस अप्रैल से चालू हो रहा होता है तो कितनी बार इनके आपस में ट्रांजैक्शन मिसमैच हो जाते हैं। अप्रैल के मार्च में रिकॉर्ड हो जाते हैं, मार्च के अप्रैल में रिकॉर्ड हो जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। ऑडिट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं। ऐसे प्रोसीजर लगाओ जिनसे ट्रांजैक्शंस की कट ऑफ डेट डिटरमाइन हो जाए। 31 मार्च के ट्रांजैक्शन सिर्फ मार्च में ही रिकॉर्ड होने चाहिए, आगे के ट्रांजैक्शन मार्च में ना रिकॉर्ड हो जाए, वो अप्रैल में ही रिकॉर्ड होने चाहिए। इसको बोलते हैं कट ऑफ प्रोसीजर ऑडिट के अंदर, ओके। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उनका बहुत ही ध्यान से ड्यूली अकाउंटेड फॉर हो, ताकि जो मार्च के ट्रांजैक्शन है वो मार्च के अंदर ही रिकॉर्ड हो, सेग्रीगेशन प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि अप्रैल के ट्रांजैक्शन मार्च में चले जाएं और मार्च के ट्रांजैक्शन आपके अप्रैल में चले जाएं। ऐसी चीजें अवॉइड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे काफी सारे मेजर्स सेंट्रल बैंक्स ने लिए हैं। तो ये कुछ बचे हुए सर्कुलर्स हो गए जो हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी हम बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं इनसे रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन भी दूंगा और हम उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये पर्टिकुलर सेशन आपके कंप्लीट कवरेज हो जाएगा आपके फरवरी के सारे सर्कुलर्स का, राइट। सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन आखिर क्या होता है। सो प्लीज डू रीड द ऑप्शंस और एंड डू क्विकली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर।
यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्विंग स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडिविजुअल्स इन द अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, राइट। अगला क्वेश्चन आता है, एज पर द आरबीआई's नोटिफिकेशन ऑन February 2024, 24 February 2025, व्हाट इज द रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ स्मॉल वैल्यू लोन्स फॉर यूसीबीज। ये आपको पता होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू लोन्स की डेफिनेशन के अंदर चेंज आया है यूसीबीज के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोन एक्सीडिंग 25 लाख और 0.4% ऑफ टियर 1 कैपिटल, राइट, विद एन एब्सोल्यूट सीलिंग ऑफ 3 crore. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस हियर। बाय व्हाट डेट यूसीबीज नीड टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 50% ऑफ देयर एग्रीगेट लोन, जितने भी उनके एग्रीगेट लोन है उसका कम से कम 50% किसमें होना चाहिए? स्मॉल वैल्यू लोन्स के अंदर होना चाहिए। उसका टाइमलाइन क्या है? उसका क्या टाइमलाइन है? यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 31 मार्च 2026। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज of UCB's total loans and advances that can be allocated to real estate sector exposure excluding the individual housing loans। तो यहाँ पे हम कितना सेक्टर अलोकेट कर सकते हैं, कितना शेयर अलोकेट कर सकते हैं टू रियल एस्टेट सेक्टर को एक्सपोजर? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15, सी 5%, 25% या 30%। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5%, राइट। तो हम 5% से ज्यादा यहां पे एक्सपोजर नहीं दे सकते। व्हाट इज द मैक्सिमम हाउसिंग लोन लिमिट फॉर टियर 4 यूसीबीज पर ड्वेलिंग यूनिट? यहां टियर 4 यूसीबीज की बात हो रही है, मैक्सिमम हाउसिंग लोन लिमिट पूछी गई है। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 करोड़। विच इंस्टीट्यूशंस आर कवर्ड अंडर द रिवाइज्ड रिस्क वेट फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन एज पर द आरबीआई नोटिफिकेशन? जो माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए आया था उसके अंदर कौन से इंस्टीट्यूशंस यहां पे कवर हो जाएंगे?
सो ऑप्शंस आपको गिवन है, सिर्फ कमर्शियल बैंक या फिर सारे एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग द एसएफबीज, एलएबीज, आरआरबीज बट एक्सक्लूडिंग द पेमेंट बैंक्स, राइट, एक्सक्लूडिंग द पेमेंट बैंक्स. व्हाट इज द रिवाइज्ड रिस्क वेट फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन कैटेगराइज्ड एज कंज्यूमर क्रेडिट? ऐसे माइक्रो फाइनेंस लोन जिनको कैटेगराइज कर दिया हमने कंज्यूमर क्रेडिट में, उनका रिवाइज्ड रिस्क वेट कितना होना चाहिए? The correct answer here is option C, 100%. अच्छा, ऐसे माइक्रो फाइनेंस लोन जो इस कैटेगरी में नहीं आते, कौन सी कैटेगरी में? कंज्यूमर क्रेडिट की, बट रेगुलेटरी क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं, उनका परसेंटेज कितना होना चाहिए रिस्क वेट का? उनका रिस्क वेट कितना होना चाहिए? The correct answer here is option B, 75%. What is the risk weight applicable to microfinance loan extended by regional rural banks? अगर regional rural banks और local area banks दे रहे हैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स को, तो उस पे रिस्क वेट कितना होने वाला है? क्या कोई चेंज है या फिर कोई चेंज नहीं है? या विल इट बी 75 ओनली? क्या लगता है आप लोगों को? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 100%. अगर आरआरबी और लोकल एरिया बैंक दे रहे हैं तो वहां पे 100% ही है. व्हाट इज द मैक्सिमम हाउसिंग लिमिट लोन अमाउंट पर ड्वेलिंग दैट अ टियर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैन प्रोवाइड? टियर 3 की बात हो रही है, राइट? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टियर 3 की बात हो रही है. एंड हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 2 करोड़. ओके, सो ये लिमिट का टेबल यहाँ पे गिवन है, आपके नोटिफिकेशन से ही लिया गया है. प्लीज इसको अच्छे से याद कर लो, दिस कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, अब हम कुछ पुराने सर्कुलर्स को रिवाइज करने वाले हैं. पुराने मतलब फरवरी के अंदर ही आए थे. पार्ट 1 में, पार्ट 2 में कवर्ड है, तो यहाँ पे हम उनका फटाफट से क्विक रिविजन करने वाले हैं. उनके ऊपर हम कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे फॉर बेटर एग्जाम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज नोटिफिकेशंस. और ये MCQs और ये सर्कुलर्स डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मैनर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट रेगुलेशंस की हमने बात करी थी, राइट? इसके अंदर बेसिकली द कंसर्न वाज कि अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो या उससे पैसा रिसीव कर रहे हो, राइट, तो आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी फेमा की, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की 1999. वहां पे कुछ प्रोविजंस की बात करी थी. सो अगर यहाँ पे आप पर्टिकुलरली नेपाल और भूटान वालों के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट फ्रॉम नेपाल एंड भूटान शुड बी मेड इन INR, तो आप वहां पे INR को यूज करोगे. फॉर एक्सपोर्ट्स वेयर द इंपोर्टर इज इन नेपाल इज परमिटेड बाय द नेपाल राष्ट्र बैंक. अगर एक्सपोर्ट आपने किया है और जो इंपोर्टर है, ऑब्वियसली इंपोर्टर नेपाल में होने वाला है,
वो परमिटेड है नेपाल राष्ट्र बैंक के अंदर, राइट, टू पे इन फॉरेन करेंसी। तो फिर उस फॉरेन करेंसी के अंदर भी पेमेंट हो सकता है, वो कर सकता है फॉरेन करेंसी पेमेंट के अंदर। आपको जरूरी नहीं है कि वो INR ही यूज करे। मेंबर कंट्रीज के साथ हो रहे हैं, एशियन क्लियरिंग यूनियन बनी हुई है ACU, राइट। अब ऑब्वियसली ये एक्सक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान है, उसकी तो हम बात कर चुके हैं, वो INR के अंदर ही होने वाला है। पर अगर कोई इंपोर्टर है जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे कवर्ड है, राइट, नेपाल राष्ट्र बैंक के अंदर, तो फिर वो क्या कर सकता है, फॉरेन करेंसी को भी यूज कर सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ACU, ऐसी मेंबर कंट्रीज जो एशियन क्लियरिंग यूनियन के अंदर हैं, उनके मेंबर हैं, तो वहां पे ACU मैकेनिज्म के थ्रू होगा सब कुछ, ओके, एज डायरेक्टेड बाय द RBI। और कोई और ट्रांजेक्शन है बेसिकली, तो फिर वहां पे आप INR या फॉरेन करेंसी यूज कर सकते हो। कोई और कंट्री है तो फिर आप INR और फॉरेन करेंसी दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन है, नेपाल और भूटान के साथ है, INR में होगा। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है भूटान के अंदर, तो पेमेंट कैसे होगा, फिर फॉरेन करेंसीज के अंदर होगा। अगर अदर करेंसी है तो फिर आप INR और फॉरेन करेंसी दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ रेजिडेंट, इंडिया का कोई रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट विजिटर जो इंडिया के अंदर आया हुआ है, पेमेंट INR के अंदर होगा, रिसीट भी INR के अंदर होगी, राइट। तो RBI specified how Indian residents can make or receive payments from and to the non-resident। अगर एक इंडियन रेसिडेंट नॉन रेजिडेंट से कुछ पेमेंट कर रहा है या ले रहा है, नेपाल भूटान की बात है, INR के अंदर होने वाला है। ACU की बात है तो ACU मैकेनिज्म के थ्रू होने वाला है। अदर कंट्रीज है तो INR में भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है। नॉन ट्रेड है, INR फॉरेन करेंसी दोनों में से भी हो सकता है, और फॉरेन करेंसी यूज हो जाएगी अगर भूटान के अंदर कोई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो विद इन इंडिया हो रहा है, एक रेजिडेंट एक विजिटिंग नॉन रेजिडेंट से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो INR के अंदर ही होने वाला है। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, राइट। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 180 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया था, राइट, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम को, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, राइट। तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है ये पर्टिकुलर आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसका एक ओवरव्यू होता है आपको तो भी बहुत है। आपको बताना चाहूंगा लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है। बेसिकली इट्स अ बोरोइंग लिमिट विच इज एक्सटेंडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब भी बोरोवर को चाहिए क्रेडिट तो वो इस लिमिट के अंदर से ले सकता है, राइट। हमने क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल लेके भी इस लिमिट को समझा था। एक और सिमिलर टाइप का ही सर्कुलर है, आई डोंट थिंक ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस इसका क्रक्स पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए किसके बीच में क्या चल रहा है और किससे रिलेटेड है, राइट, दैट विल बी इनफ। और उसके अंदर कोई टर्मिनोलॉजी आई है जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट आ गया है तो वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग का यूज हो रहा है, वो सब आपको अच्छे से यहाँ पे पता होने चाहिए, राइट, दैट्स द पर्पस, राइट। सो फिर उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन बिटवीन प्राइमरी मेंबर ऑफ NDSOM प्लेटफॉर्म। NDSOM प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। एंड ओन गिल्ट अकाउंट होल्डर या फिर 2 गिल्ट अकाउंट होल्डर्स ऑफ द सेम प्राइमरी मेंबर, इनके बारे में हमने बात करी थी। बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये OTC होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं। ये नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू होते हैं, NDSOM प्लेटफॉर्म के थ्रू होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मैच होते हैं और क्लियर का कौन करता है उनको, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है, CCIL करती है, राइट। सो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस कुछ और बने हुए थे और रिवाइज्ड रेगुलेशंस ये बने हैं कि यहाँ पे NDSOM प्लेटफॉर्म का भी रोल बीच में आ जाएगा। ये वाला भी हमने डिस्कस किया था, कैसे फंक्शन होगा, क्या होगा, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 के अंदर, आई थिंक ये वाला पर्टिकुलर, राइट, ओके। सो फिर उसके बाद हमने डिस्कस किए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं, राइट। एक्सपोजर नॉर्म्स हो गए, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, इनके अंदर अमेंडमेंट आया था, राइट, इनके अंदर कुछ अमेंडमेंट आया था। सो यहाँ पे बताया था कि ये सर्कुलर जो है वो AIFI पे भी लगने वाला है। आप जानते हैं इंडिया के अंदर 5 AIFI हैं, राइट, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NAPFED, NHB और SIDBI, ओके। सो यहाँ पे RBI ने क्लैरिफाई कर दिया था कि ये वाले सारे जो नॉर्म्स हैं ये AIFI को भी कवर करने वाले हैं, राइट।
These directions included a ceiling of 25% of the investment under held to maturity category. तो आपको 25% इन्वेस्टमेंट HTM कैटेगरी के अंदर रखने की बात करी गई थी, राइट। आरबीआई ने अपना ये डिसीजन रिव्यू किया और उन्होंने AIFI को ये 25% वाली सीलिंग लिमिट से हटा दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये सारे हमारे AIFI हैं, इनके फुल फॉर्म्स। AIFI क्या होता है आप लोगों को पता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके बारे में हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये सीलिंग लिमिट अब AIFI पे नहीं लगने वाली है, ध्यान रखना, 25% की सीलिंग लिमिट। आगे हमने पढ़ा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आपको पता है G6 के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को भी इंक्लूड किया था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, जो एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है। हमने इसकी काफी सारी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी कि बॉन्ड फॉरवर्ड क्या होता है, कैश सेटल्ड क्या होता है, कवर्ड शॉर्ट, राइट। ये सारी डेफिनेशंस हमने बहुत ही डिटेल में समझी थी। सो यहाँ पार्टिसिपेंट्स कौन होने वाले हैं, आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी डीलर और सब आ गए अदर रेगुलेटेड एंटिटीज जिनको आरबीआई का अप्रूवल मिला हुआ है। और हमने यहाँ पे बात करी थी कि इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी होने वाली है, अप टू 1 ईयर होने वाली है, उससे ज्यादा नहीं होगी, राइट, उससे ज्यादा नहीं होने वाली है। सो ये सब डिस्कशंस हमने किए थे बेसिकली, राइट। सर्कुलर के अंदर भी बहुत ही डिटेल्ड में जाके इसको समझा था। और अब थोड़े से MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड, अभी तो बताया, अब तो बता दो, राइट। अब तो सबका आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में और एकदम करेक्ट आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए अब, क्योंकि जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉर बॉन्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर द RBI's forward contracts in government security directions 2025, and this particular question is very important for your examination. So क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है, 1 ईयर इसका मैक्स टेन्योर हो सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द RBI's रीसेंट सर्कुलर कौन सा प्लेटफॉर्म है जो अलाउ कर रहा है मैचिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन प्राइमरी मेंबर एंड इट्स गिल्ट अकाउंट होल्डर। बहुत ही सिंपल है यार, NDSOM प्लेटफॉर्म है, राइट। इसको बोलते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, राइट। सो ये वाला प्लेटफॉर्म यहाँ पे अलाउ कर रहा है। विच इन्वेस्टमेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द 25% held to maturity ceiling by all India financial institutions as per the RBI amendment। so यहाँ पे कौन से इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विद एटलीस्ट 3 years रेजिडुअल मैच्योरिटी, सिर्फ ये वाले इन्वेस्टमेंट्स एग्जेम्प्ट किए गए हैं AIFI के लिए 25% सीलिंग से। बाकी सारे के सारे अभी भी फॉल कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विद एटलीस्ट 3 year रेजिडुअल मैच्योरिटी वालों को एग्जेम्पशन मिला है। What does covered short mean in the context of the bond forward contracts as per the RBI guidelines? यहाँ पे covered short का क्या मतलब होता है? covered short का क्या मतलब होता है? सो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कवर्ड शॉर्ट का मतलब होता है आपका सेलिंग अ बॉन्ड फॉरवर्ड विदाउट ओइंग इट, राइट। हमारे पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है और उसके बाद भी हम यहाँ पे सेल पोजीशन एंटर कर रहे हैं, सो दैट इज अ नेकेड शॉर्ट पोजीशन, नॉट अ कवर्ड शॉर्ट पोजीशन, राइट। अकॉर्डिंग टू RBI's फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्शंस 2025, वेयर आर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडरटेकन। तो बहुत ही स्ट्रेट है यार, अब तक तो डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। हम रीडिस्कस कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, ओवर द काउंटर, राइट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सारे OTC होते हैं,
अरे एक्सचेंज ट्रेडेड होता तो फॉरवर्ड होता ही नहीं, फ्यूचर्स होता, राइट। फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की हमने बात करी थी, आई थिंक पार्ट 1 में इसकी बात करी थी। तो यहाँ पे LAF को 6.5 से 6.25 कर दिया गया था, राइट। आप सभी जानते हैं LAF के अंदर क्या क्या चीजें आती है, रेपो और रिवर्स रेपो आता है। दिस इज अ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओके। सो उसके अंदर रेपो रेट को कितना कर दिया था आपका, 6.25% कर दिया था फरवरी के अंदर। सो RBI ने 0.25% से स्लैश करी थी रेपो रेट्स को। SDF आपका अभी कितना चल रहा है, 6%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.5% चल रही है। इनके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। रेपो रेट क्या होता है, जिसपे RBI लेंड कर रहा होता है मनी कमर्शियल बैंक्स को, ऑब्वियसली कोई ना कोई सिक्योरिटी के बेसिस पे। तो इसलिए कमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटी दी, साथ ही में रीपर्चेज एग्रीमेंट किया कि जब भी मैं लोन रीपे करूंगा तो तुमको वापस से सिक्योरिटी तुमसे ले लूंगा। तो बेसिकली दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेपो रेट रीपर्चेज एग्रीमेंट। उसके बाद रिवर्स रेपो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, यहाँ RBI पैसा ले रहा है, दे नहीं रहा है। SDF, अगर कोई बैंक के पास एक्सेस फंड्स है तो पार्क कर सकता है RBI के पास में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर किसी बैंक को इमीडिएटली पैसा चाहिए, ओवरनाइट पैसा चाहिए इमरजेंसी के केस में, तो RBI से ले सकता है MSF पे, ओके। फिर क्योंकि ये चेंज आया तो स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी प्राइमरी डीलर के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आया फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनको भी SDF जो होगी प्राइमरी डीलर को स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी जो होगी वो रेपो से पैक्ड है, इसलिए इनको भी 6.25% पे अब से मिल जाएगी। रेपो में रिडक्शन आया तो यहाँ पे भी उसको रिवाइज करना पड़ गया। प्राइमरी डीलर क्या होते हैं हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। फिर उसके बाद बैंक रेट के अंदर चेंज आया, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे एग्जिस्टिंग रेट बैंक रेट प्लस 3% थी, राइट। अभी यहाँ पे बैंक रेट प्लस 3 परसेंटेज पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 9.5% हो जाएगा, राइट। और बैंक रेट प्लस 5 परसेंटेज पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 11.5% हो जाएगा, क्योंकि बैंक रेट ही यहाँ पे चेंज कर दी गई थी, ओके। बैंक रेट क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे RBI लेंड फंड्स टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेटरल एंड नॉट फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट। तो बैंक रेट होती है। और यहाँ पे पीनल इंटरेस्ट रेट्स की भी हमने बात करी थी, जो कि अभी फिलहाल के लिए हो जाएगी 9.5% और 11.5%। ये आपको याद रखना, अगर स्मॉलर शॉर्टफॉल है तो 9.5% का पीनल रेट है, लार्जर शॉर्टफॉल है तो 11.5% का शॉर्टफॉल है। ये आपको याद रखना चाहिए, राइट। SLR CRR क्या होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, और ये रेट चेंज हुई है, राइट। अभी 6.5% हो चुकी है। तो ये सब 6.5% के ऊपर 3% प्लस करोगे तो 9.5 आ जाएगा, 6.5 के ऊपर 5% प्लस करोगे तो 11.5 आ जाएगा, ओके। फिर NDS-OM डायरेक्शंस की बात करी थी। यहाँ पे NDS-OM का थोड़ा सा स्कोप, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी गई थी, राइट। एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई थी। सेबी रजिस्टर्ड नॉन बैंक ब्रोकर्स जो हैं उनको भी NDS-OM प्लेटफॉर्म का एक्सेस यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था, राइट। ये भी हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस थी जो हमने पढ़ी थी एंड ऑल। उसके बाद हमने बात करी थी कि इन फॉलोइंग एंटिटीज को डायरेक्ट एक्सेस है। किसका डायरेक्ट एक्सेस है, NDS-OM का। अगर आप इन एंटिटीज के अंदर फॉल कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाओगे, राइट। बेसिकली NDS-OM प्लेटफॉर्म जो होता है वो आपका सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन्स करवा देता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। सो एंटिटीज दैट आर एलिजिबल टू सीक डायरेक्ट एक्सेस, ये सारी उनको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। SGL अकाउंट मेंटेन होना चाहिए RBI के साथ, करंट अकाउंट होना चाहिए RBI के साथ, या फिर डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक के साथ। मेंबरशिप होनी चाहिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCIL की, तब जाके आप डायरेक्ट एक्सेस लेने के लिए एलिजिबल भी होते हो। भले ही आप इन पार्टीज में फॉल कर रहे हो, फिर भी आपको यहाँ पे ये कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। SGL अकाउंट क्या होता है वो भी हमने समझा था, राइट। डायरेक्ट एक्सेस जो होती है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मेरे पास आ गई तो मैंने मेरे फ्रेंड को ट्रांसफर कर दी, नो, दैट वोंट बी पॉसिबल, दैट वोंट बी पॉसिबल, राइट। जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट एक्सेस ले सकता है। मान लो पर्सन ए के पास डायरेक्ट एक्सेस है, पर्सन बी के पास नहीं है, NDS-OM की बात हो रही है। मान लो पर्सन ए के पास डायरेक्ट एक्सेस है तो कोई बात नहीं, बी जो है वो ए से इनडायरेक्ट एक्सेस ले सकता है। ये डायरेक्ट एक्सेस हो गई, और जो वाया के अंदर हो गई, वाया वन पार्टी, तो वो आपकी इनडायरेक्ट एक्सेस हो गई।
स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की भी बात करी थी। सो कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे हु मेंटेन्स अ डीमैट अकाउंट विद सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी, तो स्टॉक ब्रोकर क्या कर सकता है, स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट के थ्रू एनडीएस ओएम का इनडायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे दे सकता है, विच इज अगेन अ अमेजिंग स्टेप, राइट। सो इसका होल एम ये है, सर क्यों बढ़ा रहे हो एक्सेस का पार्टिसिपेशन? अरे भाई राइटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे कि इससे एटलीस्ट ये अचीव हो पाए, राइट। सो एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग फैसिलिटेट करवा देता है। ओके, G6 क्या होते हैं हमने बहुत बार पढ़ा है, और ये सारी चीज़ें आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द पार्ट 1। अगर आपको डिटेल में समझनी है तो आप वहाँ पार्ट 1 के अंदर जा सकते हो। ये स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर भी बात करी थी। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, साइबर सिक्योरिटी और पेमेंट सिस्टम, 3 चीज़ों की बात की गई थी। फॉरवर्ड फाइनेंशियल मार्केट में क्या बात हुई थी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड किया जाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, राइट। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, राइट। हाई चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं इन सर्कुलर्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं। सो बैंकिंग सेक्टर बैंक.इन डोमेन का यूज करेगा और अदर बैंकिंग नॉन बैंकिंग जो है वो fin.in का यूज करेगी, याद रखना इस चीज को, ओके। पेमेंट सिस्टम में एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाला था, राइट। तो अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो AFA वहां पे भी अब कंपलसरी हो चुका है। उसके बाद ये आई डोंट थिंक दिस वॉन्ट बी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो मैं यहाँ पे इसको वापस डिस्कशन में नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो इसको जाके पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट सर्कुलर है कि 31 मार्च के दिन एजेंसी बैंक्स जो हैं वो ओपन रहेंगे। आई डोंट थिंक कि आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। फिर हमने कुछ MCQs भी डिस्कस किए थे, तो लेट्स रीडिस्कस क्विकली। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में LAF को एडजस्ट किया था बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट, आप सभी जानते हैं। LAF के अंदर रेपो रेट को एडजस्ट किया था, कितने बेसिस पॉइंट से किया था? बहुत ही सिंपल है यार, 25 बेसिस पॉइंट से किया था। MSF का अभी करंट रेट क्या चल रहा है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का करंट रेट क्या चल रहा है? एनी आइडिया? Any idea about that? The correct answer here is ऑप्शन सी 6.5%। अच्छा, ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो एक्सेस फंड्स को अलाउ करती है पार्क करने के लिए आरबीआई में? मान लो मैं बैंक हूँ, मेरे पास थोड़े एक्सेस फंड्स हैं, आई वॉन्ट टू पार्क दीज एक्सेस फंड इन आरबीआई, सो कौन सी फैसिलिटी अलाउ करती है? बहुत ही सिंपल है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अच्छा, स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी जो होती है प्राइमरी डीलर्स के लिए, वो किस रेट से लिंक्ड होती है? अच्छा, ये लिंक से अभी कोई ना कोई रेट चेंज हुई थी, राइट? याद रखना कौन सी रेट थी, अभी बात करी थी। क्योंकि वो चेंज हुई तो वापस एक और सर्कुलर लेके आना पड़ा प्राइमरी डीलर्स के लिए कि SLF के अंदर भी चेंज करो, क्योंकि उसको पर्टिकुलर रेट से लिंक्ड होती है। तो कौन सी थी वो? बहुत ही सिंपल है यार, रेपो रेट थी, इसीलिए तो इसको भी 6.25 किया था। प्राइमरी डीलर का क्या रोल रहता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस? वो फैसिलिटेट करवाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। कोलेटरलाइज लिक्विडिटी सपोर्ट, ये जो टर्म है, व्हाट डज दिस टर्म मींस इन कनेक्शन विद आरबीआई सर्कुलर? borrowing against high quality collateral, right? What was the penal interest rate for reverse shortfall exceeding 3% of the reserve requirement as per the RBI guidelines? बहुत ही सिंपल है, it's 11.5%. Which rate is used by the RBI for long term lending to commercial banks, that too without collateral? कौन सी रेट होती है जो यहाँ पे बैंक यूज करता है
लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए, दैट टू विदाउट कोलेटरल। एनी आइडिया? इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक रेट। व्हाट इज द करंट मार्जिनल? आई थिंक ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDS OM प्लेटफॉर्म? क्या इसका फुल फॉर्म होता है? सो इसका फुल फॉर्म होता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, राइट? कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में मार्च के सर्कुलर्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली।